आज हरियाली तोती और मिठू तोता अपने घर में बैठे सुबह से गाजर वाली खीर बना रहे थे। गाजर की खीर पककर तैयार थी। मिठू जी, हम खीर खाने से पहले नदी से पानी पी आते हैं। हाँ हरियाली, थोड़ी सी खीर कटोरी में डाल लो, हम जाते हुए चिड़िया को भी दे जाएंगे। फिर हरियाली तोती एक कटोरी में खीर डाल लेती है और दोनों पति पत्नी घर से निकलते हैं। चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। मिठू भैया, ये तो मीठी खीर की खुशबू आ रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैंने और तुम्हारे भाई ने मिलकर आज गाजर की मीठी खीर बनाई है, सोचा तुम्हें भी देते जाएं। हरियाली बहन, मेरे बच्चों को तो गाजर की खीर बहुत पसंद है। उड़ती हुई गोरिका भी मिठू तोते के घर के पास से गुजरती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो मीठी खीर की खुशबू है। देखती हूँ किसके घर में खीर बन रही है। फिर गोरिका भी कबूतर के घर जाती है और वो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। गोरी, मैं सो रहा था, बताओ क्या काम है? कबूतर, मेरे सुंदर भैया, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? मेरे पास तो सरसों के बीज थे, मैं तो वो खाकर सो गया था। गंदी आंखों वाले कबूतर, कभी कुछ और भी खा लिया करो, जब देखो सरसों के बीज ही खाते रहते हो। मेरी मर्जी, मेरा दिल जो करेगा मैं वही खाऊंगा। तुझे क्या है काली कवि? फिर गोरिका भी वहाँ से उड़ती है और मिठू तोते के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए दरवाजा कोई नहीं खोलता। यहाँ खुशबू बहुत तेज है, लगता है मोटी चोंच वाले ने ही बनाई है मीठी खीर। खिड़की से देखती हूँ। फिर गोरिका भी खिड़की से देखती है तो चूल्हे पर मीठी खीर की हंडिया पड़ी थी। अरे, घर पर तो कोई नहीं है। तोता और तोती के आने से पहले मैं इनकी ये मीठी खीर खा लेती हूँ। गोरिका भी बहुत मुश्किल से खिड़की के रास्ते मिठू तोते के घर में घुस जाती है और जाकर गाजर की खीर खाने लगती है। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। गोरिका भी खुद को रोक नहीं पाती, इसलिए वो सारी हंडिया ही खाली कर देती है। गोरिका भी वहाँ से जाने ही वाली थी कि दरवाजा खुलता है। मिठू तोता और हरियाली तोती अपने घर के अंदर आते हैं। गोरिका भी भागकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। मिठू जी, हंडिया तो खाली है, हमारी मीठी खीर कहाँ गई? मिठू तोता रोने लग जाता है। हरियाली, कोई चोर हमारी खीर चुरा कर भाग गया। कौन है वो चोर? मुझे तो उस काली कवि पर ही शक है, वही दूसरों के घरों में झांक झांक कर देखती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस काली कवि को, मैं उसके पंख तोड़ दूंगा। गोरिका भी अलमारी के पीछे छुपी सब कुछ सुन रही थी और डर रही थी। मिठू तोता एक लाठी उठाता है और गुस्से में गोरिका भी को पूरे जंगल में ढूंढने लगता है। मिठू को पूरे जंगल में गोरी कहीं भी दिखाई नहीं देती। दिखाई भी तो कैसे देती, गोरी तो मिठू के घर में ही छुपी हुई थी। मिठू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लाठी क्यों उठा रखी है? चिड़िया बहन, वो काली कवि मेरी खीर खा गई। मैंने कई दिनों बाद कितने शौक से मीठी खीर बनवाई थी, वो सारी की सारी ही खा गई। मिठू भैया, ऐसे गोरी पे शक ना करो, हो सकता है कि कोई और चोर चुरा कर ले गया हो। चिड़िया बहन, ये काम गोरी का ही है। मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे हैं। मिठू भैया, आप गुस्सा जाने दें, आप चले, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। फिर मिठू तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है और रानू चिड़िया अपने घर जाती है। वो दाना उठाती है और मिठू तोते के घर जाती है। हरियाली तोती और मिठू तोता वो दाना खा लेते हैं। हरियाली बहन और मिठू भैया, आप दोनों चिंता न करो, मैं आप दोनों के लिए मीठी खीर बनाकर भेज दूंगी। उधर गोरिका भी के पेट में भी अब दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने खीर की पूरी हंडिया जो खा ली थी। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो गोरिका भी की चीख निकल जाती है। बचाओ बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। हरियाली तोती, मिठू तोता और चिड़िया डर जाते हैं। अरे, ये अलमारी के पीछे कौन है? जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ गोरिका भी गिरी हुई रो रही थी। मिठू जी, देखिए, चोर पकड़ा गया। यही है वो चोर जिसने हमारी मीठी खीर खाई है। हरियाली, लाठी कहाँ है? मेरी लाठी कहाँ है?
चिड़िया बहन मुझे बचा लो, मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ, मुझे बचा लो। मिठू भैया अब जाने दें, जाकर जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाएं। मेरी खीर खाई काली कवि ने, अब मैं इसका इलाज भी करवाऊं? मिठू जी जल्दी जाएं, वरना ये मर जाएगी। फिर मिठू तोता वहाँ से जाता है और वो बुलबुल को अपने साथ लेकर आता है। बुलबुल, मेरे पेट में यहाँ बहुत ज्यादा दर्द है। अगर पक्षियों की खीर अकेले खाओगी तो दर्द तो होगा। अब मुझे इसके पंख पर टीका लगाना होगा। इतना बड़ा टीका देखकर गोरी कवि तो रोने लगती है। ना बुलबुल, मेरे टीका ना लगाना। चिड़िया बहन इसका पंख पकड़ो। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि का पंख पकड़ती है और मिठू तोता पूंछ पकड़ता है और बुलबुल डॉक्टर एक बड़ा टीका गोरी कवि के पंखों में लगा देती है। हाय, मैं मर गई। अगर पहले पता होता तो कभी मैं मिठू की खीर ना खाती। गौरी, तुम हर बार भूल जाती हो और ज्यादा खा लेती हो। जब चिड़िया की खिचड़ी खाई थी तो तब भी तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था, जरा याद करो। फिर गोरी कवि को मीठी खीर खाने की सजा मिल जाती है। फिर वो सभी पक्षी गोरी पर खूब हंसते हैं और गोरी कवि अपना दाना लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा करती हूँ, सामने वाले घर में जाकर आश्रय ले लेती हूँ। गोरी कवि सामने पेड़ पर बने हुए घर पर जाती है। घर का दरवाजा खुला था। कोई है घर में? अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। तभी गोरी कवि घर के अंदर चली जाती है। अरे, इस घर में तो कोई भी नहीं है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब मैं बारिश से बच जाऊंगी। फिर गोरी कवि घोंसले में लेट जाती है। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहन से जाकर पूछती हूँ, हो सकता है कि उसके पास कोई शिकार हो। वो बड़ी चील उड़ती हुई अपने घर आती है। बड़ी चील को घर में आता देखकर गोरी कवि की तो सांस ही रुक जाती है। वो डर के मारे अलमारी के पीछे छुप जाती है। चील अपना फोन उठाती है और अपनी बहन को कॉल करती है। बड़ी भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? छोटी, मैं तोते के घर की ओर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। क्या तोते के घर में क्या छोटा बच्चा है? हाँ, तुम जल्दी से आओ, हम दोनों बहनें मिलकर तोते के घर में जाती हैं। गोरी कवि अलमारी के पीछे छुपी हुई चील की सारी बातें सुन रही थी। चील फोन रखती है और अपने घर से निकल जाती है। अरे, ये चील तो छोटे मिट्ठू को खाने जा रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। गोरी कवि फोन उठाती है और कालू का नंबर मिलाती है। कालू कौवा अपना मोबाइल साइलेंट पर लगाकर आराम से अपने घोंसले में सो रहा था। अरे, ये कालू जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब मैं क्या करूं? हाँ, चिड़िया को फोन करती हूँ, वो तोते के पड़ोस में रहती है, वो जरूर छोटे मिट्ठू को बचा लेगी। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया को कॉल मिलाती है। चिड़िया बहन, छोटे मिट्ठू को बचा लो, छोटे मिट्ठू को बचा लो। ऐसा कहते ही फोन कट हो जाता है। अरे, ये बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। गोरी, क्या हुआ छोटे मिट्ठू को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि गोरी कहाँ है और क्या बात कर रही है। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के घर की ओर जाती है। छोटे मिट्ठू, आपके मामा बाबा कहाँ हैं? आंटी, मेरे मामा और पापा दूसरे जंगल से दाना लेने गए हुए हैं। बेटा, आप मेरे साथ चलो, जल्दी करो। फिर रानू चिड़िया छोटे मिट्ठू को अपने साथ ले जाती है। बड़ी, मैं आ गई। छोटी चील भी अपनी बड़ी बहन के पास आ जाती है। फिर वो दोनों चीलें तोते के घर की ओर उड़ती हैं। गोरी भी मौका पाकर चील के घर से निकलती है। मिट्ठू जी, कब हम यहाँ से निकलेंगे? मुझे अपने बबलू की चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है। हमें ऐसे ही बारिश में उड़ना होगा, क्योंकि इस मौसम की बारिशें जल्दी नहीं रुकती। मिट्ठू और हरियाली के लिए
तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अपने छोटे मिट्ठू के लिए उड़ते हैं। तोते के घर में कुछ भी ना देखकर दोनों चीलें बहनें उदास हो जाती हैं। छोटी, मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी आँखों से देख कर गई हूँ। छोटा मिट्ठू अकेला बैठा हुआ था। बड़ी, वो अब कहाँ जा सकता है? फिर गौरी कभी मिट्ठू तोते के घर आती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और शोर मचाने लगती है। चील, चील, पक्षियों, मैंने यहाँ चील को बंद कर दिया है। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गौरी, कहाँ है चील? तुम्हारे घर में। मेरा छोटा मिट्ठू, मेरा बेटा, मेरे बेटे को वो चील खा गई होगी। खिड़की से चील बोलती है, हमें जाने दो काफी, यहाँ कोई भी नहीं है, ये घर तो खाली है। फिर हमारा बेटा कहाँ गया होगा? मिट्ठू, मैंने चिड़िया को पहले ही फोन कर दिया था। लगता है चिड़िया छोटे मिट्ठू को अपने साथ ले गई है। तुम चिंता ना करो, छोटा मिट्ठू ठीक होगा। गौरी, हम वादा करती हैं, हमें बाहर निकाल दो, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगी और ये जंगल छोड़कर दूर चली जाएंगी। मुझसे पक्का वादा करना, फिर ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। फिर वो चीलें वादा करती हैं और गौरी कभी घर का दरवाजा खोल देती है। वो चील बहनें वहाँ से भाग जाती हैं। मिट्ठू, चलो हम चिड़िया के पास चलते हैं। फिर वो तीनों चिड़िया के घर जाते हैं। छोटा मिट्ठू चिड़िया के पास बैठा हुआ था। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर मिट्ठू तोता और हरियाली तोती खुश हो जाते हैं और गौरी कभी का शुक्रिया अदा करते हैं। गौरी, तुमने बहुत अच्छा किया जो ठीक समय पर ठीक फैसला किया। इससे तुमने अपनी जिंदगी भी बचाई और छोटे मिट्ठू की भी। गौरी कभी और कालू कौवा अपने घोंसले में सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कभी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे, सुबह सुबह तुझे कोई और काम नहीं है? आ गया है मांगने। मेरे पास पहले ही थोड़ा सा दाना है, अगर वो तुझे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी? चल भाग यहाँ से। वो साधु पक्षी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। गौरी कभी के पड़ोस में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। फिर साधु पक्षी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ये सुनकर मामा चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटी, अगर कुछ नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए, मैं आपको दाना देती हूँ। मम्मा, अगर आप ये दाना साधु पक्षी को दे देंगी तो हम क्या खाएंगे? गुड़िया, दरवाजे पर आए सवाली को खाली नहीं मोड़ते, हमें ऊपर वाला और दाना दे देगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वो दाना साधु पक्षी को दे देती है। जुग जुग जियो बेटी, तुमने मेरी भूख मिटाई, ऊपर वाला तुम्हारी भी भूख मिटाएगा। उस रात मामा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों भूखी ही सो जाती हैं। दूसरी सुबह मामा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काटने जाने वाली थी कि तभी गौरी कभी वहाँ आती है। गौरी कभी बहुत लालची और दुष्ट कभी थी। चिड़िया, आज मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ियाँ काटने चलूंगी। गौरी, तुम वहाँ जाकर काम तो करती नहीं हो, उल्टा मुझे तंग ही करती हो। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने सोच लिया है, कालू तो कोई काम नहीं करता, अब मैं ही मेहनत करूंगी और मेहनत करके जंगल की सबसे अमीर कवि बनूंगी। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने साथ ले जाती है। जंगल में जाते ही गौरी कवि को नींद आने लगती है। चिड़िया बहन, तुम लकड़ियाँ काट लो, जब कट जाए तो मुझे बता देना, मैं आकर इकट्ठी कर दूंगी। गौरी, मैंने कहा था ना कि तुम भी कालू की तरह आलसी और निकम्मी हो। फिर रानू चिड़िया अपने काम में लग जाती है और गौरी कवि सो जाती है। चिड़िया लकड़ियाँ काट ही रही थी कि तभी वहाँ वही साधु पक्षी आ जाता है। चिड़िया बेटी, कल तुमने मेरी मदद की तो आज मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कैसे साधु बाबा? चिड़िया, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे
एक पेड़ है, तुम जाकर उस पेड़ से एक फल तोड़ सकती हो, वो फल तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु पक्षी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया उस साधु पक्षी के बताए हुए पेड़ की ओर चली जाती है। चिड़िया के सामने एक अनार का पेड़ था जिसके ऊपर सोने के अनार लगे हुए थे। ये देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। अरे ये तो सोने के अनार का पेड़ है, साधु बाबा ने सच में मेरी मदद की है। फिर रानू चिड़िया उस पेड़ से एक सोने का अनार तोड़ती है। मेरे लिए तो ये एक ही अनार बहुत है, मेरी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। रानू चिड़िया वो सोने का अनार तोड़कर वापस आती है तो गोरी कवि अभी तक सो रही थी। रानू चिड़िया गोरी कवि को आवाज देती है, गोरी, ओए गोरी, उठो, देखो मुझे सोने का अनार मिला है। जाओ तुम भी उस पेड़ से सोने का अनार तोड़ लो। चिड़िया की ये बात सुनकर गोरी कवि तुरंत उठ जाती है। कहाँ कहाँ चिड़िया? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। रानू चिड़िया अपने सोने का अनार लेकर घर चली जाती है। गोरी कवि भी दौड़कर उस सोने वाले अनार के पेड़ पर जाती है। अरे वाह, मैं तो अमीर बन गई। अब जल्दी से घर से टोकरी लेकर आती हूँ और कालू जी को भी, फिर हम ये सारे अनार तोड़कर अपने घर ले जाएंगे। गोरी कवि खुशी खुशी अपने घर जाती है। कालू, कालू, उठो उठो, सुनो मेरी बात सुनो, जल्दी से टोकरी उठाओ और मेरे साथ चलो। गोरी, क्या हुआ? क्यों ऐसे शोर मचा रही हो? गोरी कवि सारी बात कालू कवि को बताती है। चलो गोरी, जल्दी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई पक्षी वो सोने के अनार तोड़ कर ले जाए। फिर कौवा और कवि अपनी टोकरी लेकर जल्दी से जंगल की ओर जाते हैं। रास्ते में कौवा और कवि को वही साधु पक्षी मिलता है। कौवे और कवि, लो ये सोने का अनार ले लो और वापस चले जाओ। मैंने तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दी। चल चल हट, मैं तो उसी सोने के अनार वाले पेड़ से ही अनार लूंगी और हाँ, सारे ही अनार तोड़ूंगी। हाँ साधु बाबा, तुम ये अपना अनार किसी और पक्षी को दे देना। फिर कौवा और कवि भागते हुए सोने के अनार के पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से सोने के अनार तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेते हैं। ऐसे वो कौवे वो पेड़ खाली कर देते हैं और सारे अनार लेकर अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, एक बार मैं टोकरी से सोने के अनार गिन लूं। गोरी कवि जब टोकरी से कपड़ा हटाती है तो अंदर गले सड़े हुए अनार थे। ये देखकर कौवा और कवि रोने लग जाते हैं। कालू, कालू, ये कैसे हुआ? कैसे हमारे सोने के अनार इन गले सड़े अनारों में बदल गए? गोरी, ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है। अब जल्दी से भागो, उस साधु पक्षी से वो सोने का अनार ले लेते हैं। फिर वो कौवे जंगल वापस जाते हैं और पूरा जंगल घूमते हैं, लेकिन अब वो साधु पक्षी वहाँ से जा चुका था। ऐसे वो कौवे अपने लालच की वजह से खाली पंखों घर लौट आते हैं। गोरी कवि और कालू कौवा रात के अंधेरे में चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। गोरी कवि चिड़िया की अलमारी से पैसों की थैली बाहर निकालती है। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब रानू चिड़िया अपनी अलमारी खुली हुई देखती है तो डर जाती है। ये अलमारी किसने खोली होगी? मुझे याद है, मैंने अच्छे से अलमारी को बंद किया था। जब रानू चिड़िया जरा आगे होकर देखती है तो अपने पैसों की थैली ना देखकर रोने लगती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कोई चोर हमारी उम्र भर की मेहनत चुरा कर ले गया। हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। मामा, आप चुप कर जाएं, हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर से हमारी खुशियाँ लौट आएंगी। लेकिन जिस चोर ने हमारी मेहनत की कमाई चुराई है वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। कालू जी, मुन्नी को बहुत तेज बुखार है। फिर गए गोरी, जो पैसे हम रात चिड़िया के चुरा कर लाए वो फिर से गए। जब भी हम कोई बड़ी चोरी करते हैं तो घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है।
मम्मा पापा मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर कालू कौवा अपनी बेटी मुन्नी को उठाता है और बुलबुल डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले जाता है। बुलबुल मुन्नी का चेकअप करती है और उसे दवा देती है। कालू कौवे के पास जितने भी पैसे थे वो सारे मुन्नी कौवे पर लग जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा मुन्नी को साथ लेकर घर आता है। गौरी, सोचा था उन पैसों को जमा करके अपने लिए एक कार लूंगा, लेकिन अब ये भी पैसे गए। कालू जी तुम चिंता ना करो, मौका पाकर